बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल फलस्तीन अमन बातचीत में मदद के लिए तैयार हैं। सऊदी ईरान सुलह के बाद चाइना की पेशकश। ईरान के खिलाफ मामूली कार्रवाई पर भी हैफा और तेल अवीव को तबाह कर देंगे। आर्मी डे पर इब्राहिम रईसी की वार्निंग। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए लड़ते रहेंगे। होलोकॉस्ट तकरीब से नेतन्याहू का खिताब। सूडान में 24 घंटों का सीज फायर, मरने वालों की तादाद 185 हो गई। अमरीकी सफारत खाने पर भी फायरिंग। पुतिन ने खैरसोन और लोहांस्क में फौजियों से की मुलाकात। यूक्रेन ने कातिल का दौरा करार दिया। जापान में G7 मुल्कों की मीटिंग। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियों के लिए रशिया और चाइना की मजम्मत। अब कोई माफिया सनतकारों को धमकी नहीं देगा। अतीक अहमद कत्ल के बाद आदित्यनाथ का बयान। पुलिस ने कहा शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहा करने से पहले जुर्म की संगीनी देखनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना ने कहा है कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह कराने के बाद इसराइल और फलस्तीन के बीच अमन बातचीत कराने में मदद के लिए तैयार है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा किम गांग ने कहा कि चाइना इसराइल और फलस्तीन की इस बात के लिए हौसला अफजाई करता है कि वो सियासी हौसले का मुजाहरा करें और अमन बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाएं, और चाइना इसमें मदद देने के लिए तैयार है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि चाइना को इसराइल और फलस्तीन के दरमियान ताज़ा तनाव पर फिक्र है और ये उसकी तरजीह है कि तनाव को कम किया जाए और हालात को काबू से बाहर होने से रोका जाए। चाइना के वजीर ने दोनों फरीकों से कहा कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें और हालात बिगाड़ने वाले बयानात या कार्रवाइयों से बचें। चाइना ने मार्च के महीने में ईरान और सऊदी अरब के ओहदेदारों के बीच बातचीत कराई थी, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों ने 7 साल बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया था। इसके बाद से खित्ते में कई तब्दीलियां आ रही हैं। सऊदी अरब के इत्तेहाद और यमन के हूसियों के बीच कैदियों का तबादला हुआ और जंग रोकने के लिए बातचीत हो रही है। इसके अलावा सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल करने का अमल तेज हो गया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को वार्निंग दी है कि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ मामूली कार्रवाई भी न करे, क्योंकि ईरान ऐसा जवाब दे सकता है जिसके नतीजे में तेल अवीव और हैफा तबाह हो जाएंगे। रईसी ने आर्मी डे के मौके पर एक परेड से खिताब करते हुए कहा कि ईरान की फौजी सलाहियतें देसी इल्म का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों, खासतौर पर सहयूनी निज़ाम को ये पैगाम मिल चुका है कि ईरान के खिलाफ मामूली कार्रवाई का भी ईरानी फौजें सख्त जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी सिपाहियों को भी ईरानी फौज का यही पैगाम है, वो जितना जल्द हो सके खित्ते से बाहर निकल जाएं। ईरानी सदर ने कहा कि बाहर की और अमरीका की फौजों को फौरी निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके और खित्ते के फ़ायदे में है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी से इलाकाई सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन हमारी फौजों ने जब भी ज़रूरी हो सिक्योरिटी पहुंचाई है। हर साल 18 अप्रैल को ईरान में आर्मी डे मनाया जाता है। इस मौके पर ईरान ने कई देसी साख्ता हथियारों को सामने लाया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए लड़ता रहेगा। उन्होंने होलोकॉस्ट की याद में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। दूसरी आलमी जंग के दौरान हिटलर के हाथों यहूदियों के कत्लेआम को होलोकॉस्ट कहा जाता है। इस तकरीब में ईरान के साबिक शाह के बेटे ने भी शिरकत की। नेतन्याहू ने अपने हालिया बर्लिन दौरे को याद करते हुए कहा कि नाजी जर्मनी के बाद से जर्मनी बहुत बदल गया है, लेकिन हमें ख़त्म करने के लिए
نعرے ختم نہیں ہوئے، آج یہ دھمکیاں ایران سے مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں ایران کے پراکسیز سے لڑ رہے ہیں۔ اس تقریب میں رضا پہلوی موجود تھے، جن کے والد کو 44 سال پہلے اسلامی انقلاب میں بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی لڑکی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ بیت لحم کے قریب پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس لڑکی نے ایک یہودی بستی کے قریب چاقو سے حملہ کیا، جس میں ایک اسرائیلی زخمی ہوا۔ سوڈان میں 24 گھنٹوں کا سیز فائر کیا گیا ہے۔ ملک میں 4 دن سے فوج اور ایک پیرا ملٹری فورس RSF کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے۔ RSF نے کہا ہے کہ وہ عوام کے حقوق کو بحال کرنے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ RSF کے لیڈر نے 24 گھنٹے کے سیز فائر کو کنفرم کیا کہ تاکہ سویلینز کو محفوظ راستہ دیا جا سکے اور زخمیوں کو باہر نکالا جا سکے۔ سوڈان کی فوج نے بھی سیز فائر کو کنفرم کیا اور کہا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 24 گھنٹوں کا سیز فائر شروع ہو رہا ہے۔ ایک فوجی جنرل نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ 2 پڑوسی ملک RSF کو مدد دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان ملکوں کا نام نہیں بتایا۔ سیز فائر سے پہلے دارالحکومت خرطوم طاقتور دھماکوں سے ہل گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک نمائندے نے کہا ہے کہ لڑائی میں اب تک 185 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 1800 زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ خرطوم کی سڑکوں پر اب بھی لاشیں نظر آ رہی ہیں اور لڑائی کی وجہ سے انہیں نہیں ہٹایا جا سکا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مرنے والوں اور زخمیوں میں کتنے سویلینز ہیں۔ ڈاکٹرز کی ایک تنظیم نے مرنے والے سویلینز کی تعداد 97 بتائی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سوڈان میں امریکی سفارت خانے پر فائرنگ کی گئی ہے اور وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ شروعاتی خبروں میں اس حملے کو RSF سے جوڑا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج نے بتایا کہ حملہ دارفور علاقے میں کیا گیا۔ بلنکن نے کہا کہ انہوں نے RSF لیڈر محمد حمدان داگلو اور سوڈان کے آرمی چیف عبدالفتاح البرہان سے بات چیت کی اور انہیں ایسے حملوں کے خلاف خبردار کیا۔ امریکہ کے ایک جرنلسٹ ماسکو کی عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی حراست کے خلاف اپیل کی۔ اس جرنلسٹ ایوان یشوت کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے لیے کام کرنے والے اس جرنلسٹ کو جو پیش کیا گیا وہ نیلے رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ جوڑ کر عدالت میں پیش ہوئے۔ وہ مسکرا رہے تھے لیکن انہوں نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی۔ رشیا میں امریکی سفیر بھی عدالت میں موجود تھے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خیرسون میں ایک فوجی اڈے پر سپاہیوں سے ملاقات کی۔ رشین حکومت کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ پوٹن نے یوکرین کے 2 علاقوں میں اپنے فوجی کمانڈر سے ملاقات کی۔ وہ خیرسون کے علاوہ لوہانسک میں بھی گئے۔ انہوں نے کمانڈر سے بات چیت کی۔ اس موقع پر پوٹن نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ صورتحال کے بارے میں آپ کی بات سنوں۔ پچھلے مہینے پوٹن نے کرائمیا اور ماریوپول کا دورہ کیا تھا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے ایڈوائزر نے پوٹن کے دورے کو قتل عام کے ماسٹر مائنڈ کا دورہ قرار دیا۔ زیلنسکی کے ایک ایڈوائزر نے ٹویٹ کیا کہ پوٹن کا قد کافی گھٹ چکا ہے۔ 1 سال پہلے دنیا ان کے بیان کا انتظار کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ دورہ ایک قاتل کا ہے جس نے علاقوں کو تباہ کیا ہے اور اپنے جرائم کا جشن منایا ہے۔ باخمت کی لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ یوکرین کی فوج کے کمانڈر نے بتایا کہ دشمن نے توپ خانے سے شلباری تیز کر دی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ رشیا کو جلد سے جلد جنگ ختم کرنے میں دلچسپی ہے۔ انہوں نے برازیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ کریملن نے کہا کہ برازیل جنگ رکوانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوششیں قابل قدر ہیں۔ بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس نے رشیا اور یوکرین کے درمیان بات چیت کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ امریکہ نے برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا پر اس بیان کے لیے تنقید کی ہے کہ مغربی ملک یوکرین کو ہتھیار دے کر جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ G7 ملکوں کی ایک میٹنگ جاپان میں ہوئی جس میں انہوں نے رشیا اور چائنا کی طرف سے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکیوں کی مذمت کی۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ G7 ملکوں کا اتحاد اب جتنا مضبوط ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس گروپ میں امریکہ، جاپان، جرمنی، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور کینیڈا شامل ہے۔ انہوں نے بیلاروس میں نیوکلیئر ہتھیار نصب کرنے کی رشیا کی دھمکی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ G7 نے کہا کہ کسی بھی کیمیکل، بایولوجیکل یا نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में अब कोई माफिया या मुजरिम सनतकारों को धमकी नहीं देगा। उन्होंने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब हाल ही में अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस की मौजूदगी में कैमरों के सामने बरसरेआम कत्ल किया गया और इन हलाकतों के बाद हुकूमत पर काफ़ी तनकीदें हो रही हैं। लखनऊ और हरदोई ज़िलों में टेक्सटाइल पार्क्स कायम करने के लिए समझौतों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई प्रोफेशनल या माफिया फ़ोन पर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को धमकी नहीं देगा। इस बयान पर खूब तालियां भी बजाई गईं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश फसादात के लिए जाना जाता था। कई जिलों के नाम सिर्फ सुनने के बाद लोग डर जाते थे, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश की पिछली हुकूमत पर तंज करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में 2012 और 2017 के दरमियान 700 से ज़्यादा फसादात हुए, लेकिन 2017 और 23 के बीच उत्तर प्रदेश में एक भी फसाद नहीं हुआ और ऐसी सूरत हाल ही पैदा नहीं हुई और अब माहौल सरमायाकारी और सनतें कायम करने के लिए साजगार है। आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के ठोस इंतजामात की जमानत है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और एक साथी गुड्डू मुस्लिम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के डीआईजी अनंत देव ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को रिहा करने पर तनकीद की है और कहा कि गुजरात हुकूमत को जुर्म की संगीनी तो देखनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको एक लकड़ी से हाँका नहीं जा सकता। इस तरह के कत्लेआम के मुजरिमों का कंपैरिजन एक कत्ल करने वालों से नहीं किया जा सकता। इस दौरान अदालत में मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ दरखास्तों पर सुनवाई 2 मई तक मुलतवी कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन इस सिलसिले में फैसला सुनाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने इस केस में मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज किया है और कहा है कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मरकज और गुजरात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस हुक्म में बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई के बारे में फाइलें मांगी थी। हुकूमत ने कहा है कि उसे यह हक हासिल है कि वो दस्तावेजात को पेश ना करे। मरकज और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो दस्तावेजात पेश करने के हुक्म पर दोबारा गौर की ख्वाहिश करते हैं। बिल्किस बानो केस का ताल्लुक 2002 के गुजरात फसादात से है, जब बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था और उनके 7 अरकान खानदान का कत्ल किया गया था। बिल्किस बानो ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए 11 मुजरिमों की जल्द रिहाई को चैलेंज किया था। बिल्किस बानो ने कहा था कि इस रिहाई से समाज का ज़मीर हिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों की सुनवाई 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागारत्ना की बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि तालीमी इदारों और मुलाजिमतों में वकलीगा और लिंगायत तबके को रिजर्वेशन के फ़ायदे नहीं दिए जाएंगे। इस पर 25 अप्रैल तक अमल होना चाहिए। रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें एक ही जिन्स के लोगों की शादियों के मसले पर दस्तूरी बेंच में शामिल होना है और वो वीकेंड तक रिजर्वेशन के मसले पर जवाब तैयार करेंगे। बाज़ दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रियासत की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया और कहा कि उन्हें वीकेंड तक जवाब दे देना चाहिए ताकि वो 25 तारीख तक इसका जायज़ा ले सकें। एनसीपी लीडर अजित पवार ने कहा है कि इन अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक वो जिंदा रहेंगे एनसीपी में रहेंगे। अजित पवार एनसीपी के बानी शरद पवार के भतीजे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल फलस्तीन अमन बातचीत में मदद के लिए तैयार हैं। सऊदी ईरान सुलह के बाद चाइना की पेशकश। ईरान के खिलाफ मामूली कार्रवाई पर भी हैफा और तेल अवीव को तबाह कर देंगे। आर्मी डे पर इब्राहिम रईसी की वार्निंग। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए लड़ते रहेंगे। होलोकॉस्ट तकरीब से नेतन्याहू का खिताब। सूडान में 24 घंटों का सीज फायर, मरने वालों की तादाद 185 हो गई। अमरीकी सफारत खाने पर भी फायरिंग। पुतिन ने खैरसोन और लोहांस्क में फौजियों से की मुलाकात। यूक्रेन ने कातिल का दौरा करार दिया।
جاپان میں G7 ملکوں کی میٹنگ، نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکیوں کے لیے رشیا اور چائنا کی مذمت۔ اب کوئی مافیا صنعت کاروں کو دھمکی نہیں دے گا، عتیق احمد قتل کے بعد آدتیہ ناتھ کا بیان۔ پولیس نے کہا شائستہ پروین اور گڈو مسلم کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ بلقیس بانو کے مجرموں کو رہا کرنے سے پہلے جرم کی سنگینی دیکھنی چاہیے تھی، سپریم کورٹ کا ریمارک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔